एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स इज फर्स्ट चैप्टर। हमने इसमें से मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा था, फीचर्स भी देखे थे। ओके, सो डेफिनेशन क्या दी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन दी है, सेक्शन नंबर 4। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? इट इज द relation between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। ओके, सो इसके लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, निधि को याद होगा, 3 पार्टनर्स थे ना। ओके, निधि वॉज हैंडलिंग मुंबई हेड ऑफिस, करेक्ट, प्रतीची वॉज हैंडलिंग बैंगलोर ऑफिस एंड आई वॉज हैंडलिंग पुणे ऑफिस। ओके, सो 3 पार्टनर्स है और 3 अलग अलग ऑफिसेस हैंडल कर रहे हैं वो। ओके, सो यहाँ पर जो उन्होंने दिया है कि इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, सो देयर शुड बी एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट हो गई तो ही पार्टनरशिप बन सकती है, विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं होगी। ओके, कहाँ पर विदाउट पार्टनरशिप बिजनेस चल सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, वहां पर बाय बर्थ ही आप मेंबर हो जाते हो HUF के। ओके, बट यहाँ पर बाय बर्थ नहीं है, यहाँ पर आपको बाय एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप फॉर्म करनी होती है एंड ऑल द पार्टनर्स विल कैरी द बिजनेस। एंड जब भी एक पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है अदर पार्टनर्स को, तो इट इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसके लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया था कि फॉर एग्जाम्पल प्रतीची बैंगलोर ऑफिस हैंडल कर रही है, तो उस केस में प्रतीची सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, खुद का बिजनेस नहीं चला रही है वो, शी इज रिप्रेजेंटिंग द पार्टनरशिप फर्म। ओके, निधि मुंबई ऑफिस में क्या कर रही है, खुद का बिजनेस नहीं चला रही है, निधि इज रिप्रेजेंटिंग पार्टनरशिप फर्म एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग पार्टनरशिप फर्म इन पुणे। ओके, तो 3 पार्टनर्स 3 अलग सिटीज में ऑफिस हैंडल कर रहे हैं एंड दे आर एक्टिंग फॉर अदर पार्टनर्स, सो दे आर एजेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। बट कस्टमर्स के लिए फॉर आउटसाइडर्स दे आर प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पार्टनर क्या करता है, कैरी करता है। सो प्रिंसिपल किसके लिए है, वो आउटसाइडर्स के लिए वो ओनर है ना, मतलब बैंगलोर के कस्टमर्स के लिए ओनर कौन है, प्रतीची। ओके, मुंबई के कस्टमर्स के लिए ओनर कौन है, निधि। पुणे के कस्टमर्स के लिए ओनर कौन है, साइली। सो आउटसाइडर्स के लिए वो कौन है, ओनर्स, प्रिंसिपल। बट फॉर पार्टनरशिप दे आर एजेंट्स। ओके, सो डेफिनेशन से ही बहुत सारे क्या होते हैं, फीचर्स आ जाते हैं पार्टनरशिप के। सो यहाँ से स्टार्ट करो। पहला हमने देखा, क्या देखा, पहला एग्रीमेंट होनी चाहिए, कंपलसरी है एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट आपको समझा, प्रिंसिपल फॉर आउटसाइडर्स, एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग अदर पार्टनर्स। देन लॉफुल बिजनेस करना चाहिए, इसमें दिया था ना, इट इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेस करना चाहिए। हमने एक एग्जाम्पल मर्सिडीज का लिया था कि मर्सिडीज के हम तीनों ओनर्स है, तो वहां पर क्या हुआ, वी आर जस्ट जॉइंट ओनर्स। ओके, एक कार खरीदी हमने या एक कौन सा भी एसेट खरीद लिया, तो हम क्या होते हैं, जस्ट ओनर्स होते हैं, वी आर नॉट पार्टनर्स इन दैट केस। ओके, पार्टनर्स होने के लिए आपको कंपलसरी कुछ ना बिजनेस करना पड़ेगा। वो मर्सिडीज अगर हमने शादी में रेंट पे दी है, ओके, दूल्हे को लाने के लिए, तो उस केस में हम बिजनेस कर रहे हैं ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मर्सिडीज रेंट पे दे रहे हैं और उससे इनकम कमा रहे हैं। ठीक है, इन दैट केस देयर विल बी बिजनेस, बट वो बिजनेस इलीगल चलेगा क्या, नहीं, इट शुड बी लॉफुल बिजनेस। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कंपलसरी है, करेक्ट, जितने भी पार्टनर्स होंगे, मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए, 2 एंड मॅक्सिमम 50। कर, तुला कसं माहिती, आत्ता वाचलं होतं, कुठे होतं 11th ला, SP में था ये, हाँ हो, ओके।
So minimum 2 partners and maximum 50 partners. Then sharing of profits and losses as per agreement करना है ना. Agreement में profit sharing ratio दिया रहेगा. 3 पार्टनर्स है 1:1:1 तो 1/3 मिलेगा, या कुछ दूसरा 1:2:3 अगर दिया है रेशो, तो जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रेशो दिया है उस रेशो में क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने हैं पार्टनर्स को. एग्रीमेंट में नहीं दिया है, इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन लॉ. ओके, लॉ मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या रूल दिया है वो देखना है अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. एग्रीमेंट में दिया है तो वो रेशो फॉलो करना है, बट एग्रीमेंट में लिखा नहीं है रेशो, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है वो देखना है. एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशो. एग्रीमेंट इज साइलेंट मतलब नॉट मेंशन्ड इन एग्रीमेंट, देन एज पर एक्ट इट इज इक्वल रेशो. मतलब 3 पार्टनर्स है तो 1/3 मिलेगा, 2 पार्टनर्स है तो 1/2, 4 पार्टनर्स है तो 1/4, 5 है तो 1/5. ओके, ऐसे इक्वल रेशो होगा. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज. ये नेक्स्ट फीचर है पार्टनरशिप का. सो अनलिमिटेड लायबिलिटीज मतलब क्या, अगर बिजनेस के लायबिलिटीज इनसफिशिएंट है टू पे बिजनेस के एसेट्स इनसफिशिएंट है टू पे द बिजनेस लायबिलिटीज. ओके, मतलब क्या हुआ, बिजनेस के लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज पता है आपको, क्रेडिटर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब लायबिलिटीज होते हैं. ओके, तो वो है 5 करोड़ लायबिलिटीज. एंड एसेट्स है बिजनेस के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट्स है 4 करोड़, तो 1 करोड़ कम पड़ रहा है ना. सो इफ बिजनेस एसेट्स आर लोअर देन बिजनेस लायबिलिटीज, तो उस केस में क्या होगा, करेक्ट, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स यूज करने पड़ेंगे. Personal assets of partners will be used to pay liabilities of business. ओके, मतलब कैसे, पर्सनल एसेट्स क्या होते हैं पार्टनर्स के, बता सकते हो? कार, हाउस, कैश, ज्वेलरी. आपके घर में क्या एसेट्स है सोचो? लैंड, शेयर्स, लैंड, ये पर्सनल एसेट्स यूज होंगे. हाँ, जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, एफडी वगैरह, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सब पर्सनल एसेट्स यूज होंगे हर पार्टनर के, ईच एंड एवरी पार्टनर के, टू पे द लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस. दैट्स व्हाई लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड. खत्म ही नहीं होती है लायबिलिटी. जब तक ये लायबिलिटी पे नहीं होती है तब तक सारे एसेट्स वो सेल कर सकते हैं. सो लायबिलिटीज टिल द लास्ट रूपी इन द पॉकेट, ऐसे लाइन दी है ना आपके बुक में. पार्टनर्स की लायबिलिटी किधर तक है, टिल द लास्ट रूपी इन द पॉकेट. ओके, सो पर्सनल एसेट्स पे पूरा अधिकार है क्या, है पार्टनरशिप के केस में. सो ये हो गया नेक्स्ट फीचर. सो इसके डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. देखो, ये 5th वाला पॉइंट है ना. ओके, 5th के पहले 3rd के इधर स्टेट लिखा है. जो नए स्टूडेंट्स है, इट कैनॉट, लॉफुल बिजनेस में क्या दिया है देखो, इट कैनॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट. स्टेट मतलब विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट मतलब लॉ. एंड उसका और एक वर्ड है लॉ के लिए, ये सारे वर्ड्स लिखो. LAW लॉ तो पता है आपको, STAT स्टेट, और एक नया वर्ड स्टैट्यूट, STATUT.
The definition of partnership also does not permit any illegal business. उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पढ़ो. द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल. सो बाजू में लिखा है क्या, इधर लेफ्ट में लिखो ये लायबिलिटी कैसी है पार्टनर्स की. 5th पॉइंट के इधर अनलिमिटेड है, अभी देखा हमने, एंड लायबिलिटी जॉइंट है उनकी, एंड सेवरल है. ओके, एंड यहां पर दिया है, देखो, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल. दैट इज पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट. If assets of business is not sufficient to pay the liabilities, then personal property of partners can be used. If any one of partner is declared insolvent, then his liability will be borne by solvent partner. So, if any partner, any one of the partner is declared insolvent, insolvent का meaning पता है क्या? निधि, insolvent का meaning बताओ उनको. If liabilities are more than assets, correct. So आपके बुक में जगह है ना, इधर लिखो इंसॉल्वेंट पर्सन के केस में क्या होता है. इंसॉल्वेंट पर्सन के केस में क्या होता है, हिज एसेट्स, सॉरी एसेट्स लिखे पहले, तो हिज एसेट्स आर लोअर लेस और लोअर आर लेस देन हिज लायबिलिटीज. ओके, नोटबुक में लिखा होगा तुमने सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट. हमने एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स किसके लिखे थे. कौन है इंसॉल्वेंट? अनिल अंबानी, विजय माल्या. ओके, ये लिखे थे ना एग्जाम्पल्स. ओके, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी इंसॉल्वेंट है, मतलब क्या है, उसके एसेट्स कम है, तो वो लायबिलिटीज पे नहीं कर सकता है. एंड विजय माल्या, हितेश एकदा स्पेलिंग बघणार आहे गुगलवर. हाँ, डबल है. हाँ, सॉल्वेंट पर्सन क्या होगा फिर. हाँ, ठीक है, थैंक यू. हिज एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज. हिज एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज. ओके, एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है, जिनके बिजनेस अच्छे से चल रहे हैं वो सारे सॉल्वेंट है. ओके, अभी मैंने मीनिंग बताया आपको, हु इज इंसॉल्वेंट, हु इज सॉल्वेंट. तो अभी ये लाइन का मीनिंग आप बताओ मुझे, लास्ट लाइन का. इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यहाँ पर स्पेस प्रिंटिंग मिस्टेक है. इंसॉल्वेंट एक शब्द है, एक ही वर्ड है वो इंसॉल्वेंट. इन स्पेस सॉल्वेंट हुआ है वो. इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, देन हिज लायबिलिटी विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर. मतलब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, कौन डिक्लेयर करता है ये, कोर्ट ऑफ लॉ में डिक्लेयर होता है ये. तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया किसी पार्टनर को, 3 पार्टनर्स है ABC, B को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो A एंड C को क्या करना पड़ेगा, A एंड C सॉल्वेंट पार्टनर्स है, उनको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी सॉल्वेंट पार्टनर्स को. ओके, हिज लायबिलिटी विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर, दैट इज A एंड C. सॉल्वेंट पार्टनर्स मतलब कौन, उनके पास बहुत सारे एसेट्स है टू पे द लायबिलिटीज.
एंड इंसॉल्वेंट पार्टनर मतलब उसके खुद के पर्सनल लायबिलिटीज भी वो पे नहीं कर सकता, तो बिजनेस के लायबिलिटीज कहाँ से पे करेगा ना। ओके, सो इसलिए इंसॉल्वेंट पार्टनर से पैसे नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि इंसॉल्वेंट पार्टनर का प्रॉब्लम क्या है, वो उसके खुद के लायबिलिटीज ही पे नहीं कर सकता है, बिकॉज पर्सनल लायबिलिटीज आर मोर देन पर्सनल एसेट्स। सो तुम पहले घर का देख लो, बिजनेस का हम संभालते हैं फिर, इसलिए तो लायबिलिटी कैसे जॉइंट है। अगर ये नहीं बी नहीं पे कर पा रहा है तो ए एंड सी को पे करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज जॉइंट। देन सेवरल मतलब खूप जास्त, ओके, एंड अनलिमिटेड टिल द लास्ट रुपी इन द पॉकेट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का बताओ सोमनाथ एंड निधि। कल कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो पार्टनरशिप फॉर्म आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, बट इट इज कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली, इन अदर स्टेट्स इट्स ऑप्शनल। ओके, सो रजिस्ट्रेशन करना है मतलब क्या करना है, देखो ये लाइन अंडरलाइन करो, जिसका अंडरलाइनिंग में रिमूव कर रही हूँ वो अंडरलाइन करो आप, मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म merely certifies its existence and it is a process of entering name of partnership firm in the register of registrar। ठीक है, ओके, आपकी शादी होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उसका भी, मतलब आपका नाम वगैरह वहां पर देना पड़ता है, दोनों का एड्रेस वगैरह। सो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर करना होता है। ओके, आपके पार्टनरशिप का नाम देना है, उसके बाद पार्टनर्स के नाम देने हैं, एड्रेस देने हैं उनके, आपका पार्टनरशिप फर्म कहाँ पर है उसका एड्रेस देना पड़ता है, वो सब रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको। ओके, वो किसके साथ करना है, विद द रजिस्ट्रार। ओके, उसके रजिस्टर में ये सब नोट डाउन होगा। एंड फर्स्ट लाइन भी हाईलाइट करो, इट इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। सबसे ज्यादा बिजनेस महाराष्ट्र में होता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। मुंबई पता है ना, आर्थिक राजधानी है वो। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट नेक्स्ट फीचर है। जैसे लायबिलिटी जॉइंट है ना, वैसे ही ओनरशिप भी जॉइंट होगी ना, जो भी एसेट्स होंगे फर्म में उसके जॉइंट ओनर्स होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल फर्नीचर है आपके पार्टनरशिप फर्म में, तो एक ही पार्टनर ओनर हो सकता है क्या उसका, नहीं, जॉइंट ओनर्स रहेंगे। एंड जो मैनेजमेंट करना है वो भी जॉइंटली, मतलब ये मैनेज कर रहा है तो कर रहा है, हम बैठेंगे सिर्फ ऐसे नहीं चलेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स टू मैनेज द बिजनेस, करेक्ट। सो जॉइंट ओनरशिप एंड जॉइंट मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एजेंट मैंने बताया था, ईच पार्टनर वर्क्स इन टू फोल्ड कैपेसिटीज। टू फोल्ड कैपेसिटीज कौन से टू कैपेसिटीज है, एक प्रिंसिपल एंड दूसरा एजेंट। प्रिंसिपल, अ पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विद द आउटसाइडर्स, correct, and with other partners he acts as an agent. Then last feature is dissolution. A partnership firm can be dissolved through agreement between the partners. So partnership firm dissolve करनी है मतलब क्या, बंद करनी है। Dissolution means बंद करने। So डिसॉल्यूशन के क्या क्या लिखा था हमने कल नोटबुक में, ये लिखो जो आ जाए स्टूडेंट्स। सो अगर आप एब्सेंट हो एंड अगर आप जल्दी आ गए तो बैठना नहीं है। अगर आप एब्सेंट हो एंड आप जल्दी आ गए तो कल जो हुआ वो लिखना है ना सब, नहीं तो आपका पेंडिंग पेंडिंग ही रह जाएगा। एंड फ्रेंड ने भी बताना है कल क्या हुआ था, वो सब फ्रेंड ने लिखा है या नहीं नोटबुक में वो देखना है, नहीं तो डांटना है फ्रेंड को। सो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय एग्रीमेंट हो सकता है, मतलब क्या, सबने एग्री किया कि बस अभी बंद करते हैं फर्म को।
जैसे पार्टनरशिप स्टार्ट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट ना, सब एग्री कर रहे हैं चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बंद भी कैसे होगा? चलो बंद करते हैं। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय अ पार्टनर। 4 पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर बोल रहा है कि ये फर्म डिसॉल्व करनी है, तो उस पार्टनर ने आज बोला और कल से बंद हो गई, ऐसे नहीं होता है। वहां पर दिया है देखो, 14 डेज की नोटिस देनी पड़ती है। मतलब ABCD 4 पार्टनर्स है, C बोल रहा है ABD को, बाकी 3 पार्टनर्स को, कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करनी है, बंद करनी है। तो उसको नोटिस देनी पड़ेगी राइटिंग में, ऐसे ओरली बोल के नहीं चलेगा, राइटिंग में नोटिस देंगे वो, एंड 14 डेज के बाद डिसोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। सो इन 2 केसेस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है, A एंड B। वहां पर लिखो, निधि तुम भी लिखो, इट इज कंपल्सरी। एंड CD के आगे ना, CDEA ऑप्शनल है। जैसे कि किसी पार्टनर की डेथ हुई, पार्टनर रिटायर हो गया, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब पता है अभी आपको, हिज एसेट्स आर लेस देन हिज लायबिलिटीज और लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंट एंड इंसेन पार्टनर। इंसेन मतलब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वेडा, पागल। सो ये किसी एक पार्टनर के साथ हुआ ना, उसकी डेथ हुई, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई इंसॉल्वेंट हुआ, या कोई पागल हो गया, तो उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे ऑप्शनल है। बट सारे पार्टनर्स की डेथ हुई तो डिसॉल्यूशन, सारे पार्टनर्स रिटायर हो रहे तो डिसॉल्यूशन, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए डिसॉल्यूशन, सारे पार्टनर्स अनसाउंड माइंड के हो गए तो डिसॉल्यूशन। बट एनी वन ऑफ द पार्टनर है तो कंपलसरी नहीं है। यहां तक हो गया क्या? लिखकर हो गया? ओके, अभी आज नया हमें सीखना है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब राइटिंग में होता है तब उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओके, फीचर्स में जाके देखो, पहला ही फीचर था एग्रीमेंट, बट यहाँ पर उन्होंने दिया है पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इट कुड बी रिटन और ओरल। सो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट करनी है वो ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। बट आपको लॉजिकली क्या करेक्ट लग रहा है, ओरल चाहिए या रिटर्न? रिटर्न। सो वही दिया है, रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रीफर्ड so that it can be used as a proof na, in the court of law, and such written agreement is known as partnership deed. ओके, सो अगर आगे जाके कुछ डिस्प्यूट हुआ, भांडणं झाली पार्टनर्स मध्ये, देन इन दैट केस देयर शुड बी सम प्रूफ टू शो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो पार्टनरशिप डीड कैसे दिखता है देखा क्या आपने? ओके, ये स्टैम्प पेपर है 100 रुपए का। ओके, पार्टनरशिप डीड स्टैम्प पेपर पे प्रिंट की जाती है, ऐसे नॉर्मल पेपर पे, आपके नोटबुक वाले पेपर पे नहीं पार्टनरशिप डीड बनाते, स्टैम्प पेपर पे करना होता है वो। सो
डीड ऑफ पार्टनरशिप। अभी डीड में क्या क्या आता है देखते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। एंड इसमें क्या क्या होता है देखो, टर्म्स एंड कंडीशंस which are agreed upon by all the partners. An agreement may be written or oral, but when it's written it is called deed. The Partnership Act does not make it compulsory to have a written agreement. Act ही बोल रहा है कि compulsory नहीं है written agreement, but हम prefer करेंगे कि in case of dispute among the partners it is always in the best course to have a written agreement duly signed by all the respective partners and registered under the act. मतलब आप पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करोगे तब आपका डीड भी रजिस्टर करना है, डीड भी सबमिट करना है उनको, एंड डीड पे सबकी साइन होनी चाहिए ना, करेक्ट। पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ओके, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, रूल्स होते हैं फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। सो जनरली क्या होता है, इट इज ऑल्सो एन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। जनरली जिस जिस मुद्दे पे आगे जाके डिस्प्यूट हो सकते हैं वो सारे मुद्दे पहले ही क्लियर करो ना डीड में। ओके, सो ऐसे याद रखो। सो पहले तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस क्या है वो लिखना है। फर्म का नाम लिखने के बाद पार्टनर्स के नाम और उनके एड्रेस लिखने हैं। एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन कैसे लिखोगे, अगर ड्यूरेशन आपने सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि 10 साल हम बिजनेस करेंगे तो ड्यूरेशन क्या हुआ, 10 ईयर्स। बट बिजनेस ने पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जब तक मन है हमारा तब तक करेंगे, जितना पॉसिबल है हम उधर तक बिजनेस करेंगे एक साथ, तो ये हुआ एज पर विल। विल मतलब इच्छा, WILL, ओके, एज पर इच्छा। सो वो हो गया डीड बाय विल। सो ड्यूरेशन में आपको वो लिखना है, फिर आपने ईयर्स डिसाइड किए हैं तो ईयर्स लिखो, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स। ईयर्स नहीं आपने डिसाइड किए हैं तो एज पर विल, जब तक पॉसिबल है तो एज पर विल लिखना है, ठीक है। कभी कभी पार्टनरशिप फर्म किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल पुणे में मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, सबको पता है, तो पुणे मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए 4 आर्किटेक्ट्स आए हैं एक साथ एंड मेट्रो का काम खत्म होने के बाद फर्म क्लोज करेंगे। सो वो ड्यूरेशन क्या लिखेंगे, टिल द कंप्लीशन ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट। तो वो हो गया फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो ऐसे भी कर सकते हैं। सो वो जो कुछ आप कर रहे हो वो मेंशन करना है, 10 ईयर्स एज पर व्हील फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। देन कैपिटल हर एक ने कितना कितना लाया है, क्योंकि आगे जाके डिस्प्यूट हो सकता है कि तुमने 1 करोड़ तो लाया ही नहीं था, तुमने तो 90 लाख ही लाए थे। सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेंशन करो, हर एक ने कितना कैपिटल डाला था। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे आगे डिस्प्यूट हो सकता है तो वो मेंशन करो। राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, ये तो मेरी ड्यूटी थी ही नहीं, ये तो इसकी ड्यूटी थी, ऐसे आगे हो सकता है। सो पहले ही हर एक के ड्यूटीज मेंशन करो, हर एक के राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, एंड लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज मतलब ड्यूटीज ही। देन प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन करो कि फॉर एग्जाम्पल ABCD 4 पार्टनर से ए बोल रहा है कि ये मेरे वाइफ है, ये कल से आ रही है पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर। ओके, तो ऐसे कोई भी नहीं आ सकता, ऑल पार्टनर्स शुड एग्री। तो वो पहले ही प्रोविजंस मेंशन करो कि ऐसे आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आ सकते हैं क्या फर्म में, या सबकी अदर पार्टनर्स की एग्रीमेंट लगेगी। ओके, या ऐसे भी हो सकता है कि 4 पार्टनर्स है, बाकी के 3 बोल रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं क्योंकि हमारा अदर बिजनेस भी है, तो ए सब देखेगा, ए को जिसको लाना है फर्म में ला सकता है। ऐसे उन्होंने एग्री किया तो बाद में वो बोल नहीं सकता है कि ये तुमने किसको लाया है, हमें पूछा ही नहीं तुमने।
ओके पहले ही, क्योंकि एग्रीमेंट में डीड में क्या मेंशन था कि ये सब देखेगा, किसको एडमिट करना है, किसको रिटायर करना है। सो ये सब प्रोविजंस लिख के रखो डीड में कि एग्रीमेंट, सारे पार्टनर्स की एग्रीमेंट लगेगी क्या फॉर एडमिशन, एंड एडमिशन के केस में फिर उसको कितना कैपिटल लाना है, उसको गुडविल कितना लाना है, वो सब मेंशन करो। रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, उसको पे करना पड़ेगा ना, उसने जो कैपिटल लाया था बिजनेस में। रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों केस में उसको क्या वापस देना पड़ेगा, कैपिटल, प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। तो वो इमीडिएटली देना है या इंस्टॉलमेंट्स में देना है, ओके ये सब मेंशन करना पड़ेगा, इमीडिएट देना है या इंस्टॉलमेंट्स में देना है। डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है वो मेंशन करना पड़ेगा ना। मिस्टर ए की डेथ हो गई तो किसको देना है, उसके वाइफ को देना है, बच्चों को देना है, पैसा किसको देना है, वो सब मेंशन करना पड़ेगा। सो दीज आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर थोड़ा सा एस्टिमेट करना पड़ेगा, आगे जाके कि डिस्प्यूट किस पे हो सकता है, वो सोच के सब लिखना पड़ेगा, ओके। और आप डीड को चेंज कर सकते हो क्या, द आंसर इज यस। कि डीड बनाते वक्त अरे ये सोचा ही नहीं था कि डेथ के केस में किसको पैसे देने, फिर से मेंशन करो एंड रिवाइज करो डीड को, ठीक है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्रॉइंग। सो ऐसे एग्रीमेंट हो सकती है कि जो कैपिटल डाला है ना सबने, उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देगा। कैपिटल पार्टनर्स ने दिया है ना, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एंड अगर कुछ लोन भी दिया है पार्टनर ने तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे भी एग्रीमेंट में लिखा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड लोन, पार्टनर ने कैपिटल तो दिया है, फिर अगेन लोन क्यों देगा वो फर्म को। हाँ बट डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, हम कैपिटल पे भी आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं और लोन पे भी दे रहे हैं। कैपिटल कम रहेगा इसलिए, ओके बट डिफरेंस क्या है, अब बोल रहे क्यों देगा नहीं, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल देना एंड लोन देना फर्म को। मिस्टर ए पार्टनर है, उसने 1 लाख कैपिटल डाला है और 20,000 लोन भी दिया है फर्म को, तो क्या है डिफरेंस दोनों में, 1 लाख को आप कैपिटल क्यों बोल रहे हो और 20,000 को लोन क्यों बोल रहे हो। दोनों तो दिया है, तो है, दिया ही तो है ना दोनों अमाउंट फर्म को। सो क्या, हम्म हम्म हाँ हाँ। सो जो कैपिटल है वो पार्टनर को कब मिलने वाला है, एट द एंड ऑफ द बिजनेस, या वो रिटायर हुआ या उसकी डेथ हुई तब मिलने वाला है, तब तक तो कैपिटल मिलता नहीं है। बट लोन अगर आपने 1 साल के लिए दिया है तो 1 साल के बाद वापस करना पड़ेगा। सो लोन इज टेम्पररी बेसिकली एंड कैपिटल इज टिल द एंड ऑफ द बिजनेस, ये डिफरेंस है। सो पार्टनर दोनों दे सकता है ना, पार्टनर बनने के लिए पहले कैपिटल देना ही पड़ता है, आपने कैपिटल नहीं दिया है तो आप पार्टनर नहीं बन सकते बिजनेस में। सो कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज लोन, लोन देना कंपलसरी है क्या, नहीं, कैपिटल देना कंपलसरी है। सो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे सकता है पार्टनरशिप फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स के बारे में भी वो बोल रहे हैं। ड्राइंग्स मतलब क्या, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओके। सो जैसे कुछ पार्टनर ABCD में से डी ने 10 लाख रुपए विड्रॉ किए, ₹10 लाख विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कुछ भी हो सकता है, फॉर कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस, ओके, फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनी
अदर फ्लैट हाउस, फार्म हाउस, कुछ भी रीजन है, ओके 10 लाख विड्रॉ किए फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज कुछ भी हो सकता है, ओके बच्चों की फीस पे करनी थी, ओके IIT JEE वाले की फी रहती है ना इतनी, ओके सो ऐसे कुछ भी पर्सनल यूज हो सकता है। तो उस केस में ये डी क्या कर रहा है, बिजनेस के पैसे यूज कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ओके एंड हमेशा मैंने क्या बताया था, एस रहता ही है ना स्पेलिंग में, ड्रॉइंग असं काही नसतं, ड्रॉइंग इज सिंग्युलर वर्ड बट ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स का मीनिंग है अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स एंड नुसतं ड्रॉइंग म्हणजे चित्र, ओके सो ड्रॉइंग्स ही लिखना है आपको। एंड ड्रॉइंग्स अगर वो बिजनेस से लेके जा रहा है पैसा, तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट कमा सकता है उसके ऊपर, सो इट विल बी इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एक्सपेंस फॉर दी फर्म, ओके ये समझ में आ रहा है। फर्म क्या लेता है, पार्टनरशिप फर्म ABCD से, पार्टनर से लोन एंड कैपिटल, कैपिटल इज टेकन फ्रॉम पार्टनर्स एंड सेकेंड थिंग इज लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स, तो इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, फर्म को देना पड़ेगा, इंटरेस्ट दे रहा है फर्म सबको, ओके सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, एक्सपेंस या इनकम बताओ, एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस हुआ दोनों, ओके अमाउंट कौन दे रहा है, पार्टनर्स दे रहे हैं, ए ने लोन दिया फर्म को तो फर्म देगी इंटरेस्ट, बी ने लोन दिया फर्म को तो फर्म देगी इंटरेस्ट बी को, सी ने लोन दिया तो सी को इंटरेस्ट मिलेगा, सो फर्म के लिए वो एक्सपेंस हो गया ना, जिनसे लोन लिया है उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिनसे कैपिटल लिया है उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सो वहां पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर एक्सपेंस लिख दो, ये दोनों एक्सपेंस हुए, या बाजू में जगह है तो वहां पर लिख दो अच्छे से, इंटरेस्ट ऑन लिखो कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ना, ये दोनों क्या हुआ, एक्सपेंस फॉर दी फर्म। हमें पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोचना है, हाँ पार्टनर्स के एंगल से नहीं सोचना है, क्योंकि फर्म के लिए जो एक्सपेंस होगा वो पार्टनर्स के लिए इनकम होगा, सो इट इज एक्सपेंसेस फॉर पार्टनरशिप फर्म। एंड ड्रॉइंग्स के केस में क्या हो रहा है, इनकम, करेक्ट, सो लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम, पेन नहीं है का, ओके हाँ डन लीला। सो ड्राइंग्स के केस में कैसे होगा, फर्म दे रही है ना पैसे, ए को दिया, बी को दिया पर्सनल यूज के लिए इनके, डी को दिया, तो फिर इंटरेस्ट लेगी ना, ए दे रहा है इंटरेस्ट, बी इंटरेस्ट दे रहा है, सी इंटरेस्ट दे रहा है, डी इंटरेस्ट दे रहा है फर्म को, तो मतलब ये इंटरेस्ट मिल रहा है ना सबसे, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गया, इनकम हुआ, ओके तो ये सब मेंशन करना है डीड में। उसके बाद एनी सैलरी कमीशन देना है क्या पार्टनर्स को, ओके प्रॉफिट शेयरिंग तो मिलेगा ही पार्टनर्स को, बट अदर देन प्रॉफिट शेयरिंग सैलरी भी पे करनी है क्या, कमीशन भी पे करना है क्या, वो भी मेंशन, देना कंपलसरी नहीं है, ओके ये सब देना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी सिर्फ क्या है प्रॉफिट शेयरिंग,
सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देना है या नहीं देना है, ऑप्शनल है। ओके, और एक चीज, सॉरी, प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कंपलसरी है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑप्शनल है, क्योंकि वो तो आपकी ड्यूटी है, आपको पार्टनर ओनर बनना है तो कैपिटल देना ही पड़ेगा ना। ओके, बट अगर आपने लोन लिया है, आपने पार्टनर से लोन लिया है तो भी इंटरेस्ट देना है, आप बैंक से लोन लेते तो भी इंटरेस्ट देना ही पड़ता। ओके, सो कंपलसरी क्या क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, बाकी कंपलसरी नहीं है। देना है तो दे सकते हो, बट अगर देना है आपको तो डीड में मेंशन करना पड़ेगा। डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं दे सकते हो फिर आप, और वो मांग भी नहीं सकता है पार्टनर। जो कुछ चाहिए था वो डीड में मेंशन करना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। डिसॉल्यूशन का मीनिंग बताओ। डिसॉल्यूशन मतलब बंद करना फर्म को। सो उस केस में सेटलमेंट कैसे करनी है। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। वो जो डिस्प्यूट होंगे वो सेटल करने के लिए क्या क्या मेथड्स है। सो मेथड से कोर्ट में जाओ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एंड सेटल बिटवीन योरसेल्फ। 3 ऑप्शन है आपके पास। ओके, कोर्ट में जा सकते हो आप डायरेक्टली डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मतलब आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। ओके, जो एक मिडलमैन जैसा काम करता है कि इसकी बात सुनो उसकी बात सुनो और दोनों को समझाओ और डिस्प्यूट मत करो। ओके ओके, दो सिस्टर्स, 2 ब्रदर्स, मतलब सिबलिंग्स के बीच में जब झगड़ा होता है तब मम्मी पापा जो रोल करते हैं, इसकी सुनो उसकी सुनो एंड डिस्प्यूट बंद कर दो। ओके, दैट इज आर्बिट्रेटर। सो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं उसको। इट्स लाइक ही इज लाइक अ काउंसलर। ओके, दोनों की बात समझ लो और डिस्प्यूट कुछ तो एक सॉल्यूशन निकालो उसके ऊपर। एंड थर्ड इज किसी के पास मत जाओ, आपस में ही डिस्प्यूट सॉल्व कर दो पार्टनर्स में ही। ये ऑप्शंस है। तो ये तीनों मेथड्स मेंशन करने, तीनों में से जो भी मेथड वो अप्लाई करने वाले हैं। कोर्ट में जाना है, आउट ऑफ कोर्ट करना है, या खुद में ही सॉल्व करना है। एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सो एनी अदर मैटर लिख के उन्होंने लिस्ट ओपन रखी है डीड की। ओके, ये 10 ही पॉइंट्स मेंशन करने हैं, इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ऐसे नहीं है। द लिस्ट इज ओपन, एनी अदर मैटर। ओके, क्योंकि हर पार्टनरशिप का अलग अलग होगा ना, और किस पे भी डिस्प्यूट हो सकता है। सो जो कुछ आपको मेंशन करना है वो आप मेंशन कर सकते हो। ओके, ये समझा पार्टनरशिप डीड का। उसका इंपॉर्टेंस मेनली क्या है, इट इज अ प्रूफ ना, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड इसमें क्या क्या होता है, सारे राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ फर्म। एंड so by having partnership deed, partners disputes in future may be avoided. So deed का importance ये है कि disputes avoid करना फ्यूचर में। मैक्सिमम हम यहाँ पर ही लिख देंगे ना, फिर भी कुछ डिस्प्यूट हुए तो कैसे सॉल्व करना है वो भी मेथड दी है डीड में। Hence it is always in favor to have a written agreement, partnership deed duly signed by all the partners and registered under इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें मेंशन नहीं है, if partnership deed is silent about any point, then this issue is solved as per the provisions of Indian Partnership Act 1932। एंड उसके सेक्शन नंबर 12 एंड 17 में दिए हुए हैं। Section 12 and 17 are made applicable to determine the following issues. So, first बताओ distribution of profit कैसे है, equal. So highlight करो equal. Interest on drawings जो कि income है, interest on drawings जो कि income है पार्टनरशिप फर्म का। हाँ, तो डीड में दिया नहीं है,
कि कितना इंटरेस्ट देना है। सो देखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन देन ॲव्हरेज 6 months इंटरेस्ट, ते 6 दाखवत होतास का तू, 6 months ॲव्हरेज इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। सो अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग पता नहीं है कब, ये जो 10 लाख विड्रॉ किए थे ना 10 lakhs डी ने, वो कब विड्रॉ किए पता ही नहीं है, तो ऑन एन एवरेज 6 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और डेट पता है तो जितने दिन के लिए लिया था उतने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। डेट मेंशन है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बट डेट मेंशन नहीं है तो ऑन एन एवरेज 6 months। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लोन लिया है हमने पार्टनर से तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, करेक्ट। वो इंटरेस्ट रेट अगर मेंशन नहीं है देन 6% दिया है पार्टनरशिप एक्ट ने। इफ द पार्टनर प्रोवाइड्स एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज अ लोन but rate of interest on loan is not given, then 6% per annum interest is allowed। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पढ़ो। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। सो आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डीड में मेंशन करना पड़ेगा। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, ये बताओ। एज पर प्रोविजंस मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी, नो कमीशन, नो अलाउंस और एनी remuneration is to be given to any of the partners for any extra work done for the firm. However, if any provision is made in partnership deed, then partners are entitled to get commission salary as per the agreement. So interest on capital, सैलरी कमीशन ये आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डीड में मेंशन करना पड़ेगा। डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट मेंशन नहीं है तो 6% से इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ओके, डीड में तो मेंशन ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो नहीं देना है, ऐसे नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप लोन ले रहे हो और इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, बैंक सुनेगी क्या आपका? बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना। तो इंस्टेड ऑफ बैंक यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम अ पार्टनर, तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा लोन के ऊपर। एंड ड्रॉइंग्स की डेट नहीं है तो मेंशन कितने मंथ्स का आएगा, 6 months का। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वल, करेक्ट। एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या दिया है, पढ़ो। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पर्सन can be admitted into the firm as a partner without the consent of other partners। ओके, ये डीड में नहीं है तो डीड में दिया है कि मिस्टर ए ही देखेगा, जिसको लाना है वो ला सकता है, बीसीडी कुछ नहीं देखने वाले, तो वो फॉलो करना है डीड। डीड में कुछ नहीं दिया है तो एक्ट, एंड एक्ट क्या बोलता है कि बाकी सारे पार्टनर्स अगर एग्री है, कंसेंट है उसका, कंसेंट है मतलब दे आर एग्री। ओके, विदाउट द कंसेंट, कंसेंट मतलब एग्रीमेंट, दे आर रेडी, देन फिर आ सकता है आउटसाइड पर्सन भी पार्टनरशिप फर्म में। कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के कितने मेथड्स हैं, आपने पढ़ा, वो पढ़ने के लिए बोला था। 2 मेथड्स है, फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग। सो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल फिक्स रखना है, एंड जो भी ट्रांजैक्शन है बाकी के वो करने हैं करंट अकाउंट में। ओके, सो बाकी के ट्रांजैक्शंस मतलब कौन से, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू पार्टनर, ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म, वो सारे ट्रांजैक्शंस अभी जो मैंने मेंशन किए वो सब करंट अकाउंट में होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग का जो ट्रांजैक्शन है ना वो भी करंट अकाउंट में होगा।
कौन से मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड में। ये सब आपने करंट अकाउंट में एंट्रीज की है तो आपका कैपिटल फिक्स रहेगा, कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा। मतलब जब भी पार्टनर कैपिटल लाता है तब क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक भी पर्सनल है एंड कैपिटल भी पर्सनल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है? बैंक। गिवर कौन है? ओनर। सो ओनर का अकाउंट किससे रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल से। सो बैंक टू कैपिटल एंट्री होगी सिर्फ कैपिटल अकाउंट में एंड बाकी सारे एंट्रीज कौन से अकाउंट में होंगे? करंट अकाउंट में। ये कौन से मेथड में करना है? फिक्स कैपिटल मेथड। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बहुत इजी है, उसमें एक ही अकाउंट है। कौन सा अकाउंट? कैपिटल। तो सारे ट्रांजैक्शंस कौन से अकाउंट में करने हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल का बैलेंस जो है वो क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा उसमें। ओके, ऐसे मेथड्स थे क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में? कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के ऐसे मेथड थे, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग? नहीं थे, एक ही मेथड था, फ्लक्चुएटिंग ही था ना, सब कैपिटल अकाउंट में ही होता था। ओके, ऐसे मेथड से इधर है पार्टनरशिप फर्म में। एंड करंट अकाउंट अगर आप देखते हो तो आप जितने पार्टनर्स है आपको कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है देखो। हाँ, अभी सोल प्रोप्राइटर के केस में एक ही ओनर था, इधर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम बनाने हैं आपको अमाउंट्स के। एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स दिख रहे हैं इधर, तो अमाउंट्स के 2 कॉलम बने। 3 पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, तो 3 कॉलम्स बनाओगे। पर्टिकुलर्स 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स 3 कॉलम्स, ऐसे आपके अकाउंट बनने वाले हैं। 4 पार्टनर्स है तो 4 कॉलम्स। ओके, सो जनरली 12th स्टैंडर्ड को 2 to 3 पार्टनर्स का ही आता है क्वेश्चन, उससे आगे 50 तक तो कभी नहीं जाता है। ओके, सो कैपिटल अकाउंट का भी ऐसा ही है एंड करंट अकाउंट भी अगर आप देख रहे हो तो ऐसा ही है। ओके, आज आपको क्या होमवर्क है? ये जो जर्नल एंट्रीज है ना 1 2 और ये सब 6 तक, ये 6 जर्नल एंट्रीज का आपको रूल लिखना है। ओके, ये तीनों कर सकते, अलग अलग होमवर्क है। निधि, प्रतीची एंड सोमनाथ के लिए होमवर्क है, जर्नल एंट्रीज के रूल लिखने हैं। मतलब उसको पहले पर्सनल, रियल, नॉमिनल में डिवाइड करो एंड देन डेबिट द रिसीवर, जो भी कुछ रूल लग रहा है वो रूल लिखो। सो उससे आपको समझेगा ऐसे क्यों जर्नल एंट्री आई है। एंड आप दोनों का होमवर्क है गायत्री, गिरिजा एंड वेदांत, आपका होमवर्क है वीडियोस देखना यूट्यूब के स्टडीज के। हाँ, ओके, सो कल 10:30 to 11:30 अकाउंट्स ही है। हाँ।